आज हम लोग मुग़ल स्थापत्य कला का अध्ययन करते हैं और इसमें पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि जो मुग़ल स्थापत्य कला है वह निजी उनकी अनुभूति नहीं है, अपितु इसमें किसका किसका मिलन है। इस स्थापत्य कला में आप कहेंगे फारस की जो कला है इसका मिलन है, तुर्की की कला का मिलन है इसके अंदर, मध्य एशिया की कला का भी इसके अंदर मिलन है। इसके अतिरिक्त भारत में गुजरात है, बंगाल है और जौनपुर, यहाँ जो क्षेत्रीय कलाएं विकसित हुई हैं, इन सभी क्षेत्रीय कलाओं का जो मिलन है वह है मुग़ल स्थापत्य कला। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में आप इसको और क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इंडो मुग़ल आर्ट या हिंद मुग़ल कला के नाम से भी आप इसे पुकार सकते हैं। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो मुग़ल कला है वह एक अनोखा मिश्रण है। ठीक है, स्मिथ जैसे इतिहासकार ने कहा था, स्मिथ एक इतिहासकार हैं और इन्होंने कहा था कि मुग़ल कालीन कला को वास्तुकला की रानी कहा जाना श्रेयस्कर है। मतलब मुग़ल कालीन कला को वास्तुकला की रानी कहना यह श्रेयस्कर है। क्लियर है? अब हमको और सब चीज़ों के बातें नहीं करनी है, सीधे जानना है, ये देखना है कि किस बादशाह के काल में कौन से स्थापत्य निर्मित होते हैं। तो जैसे हम लोग मुग़ल काल के या मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं बाबर, तो अगर हम लोग बाबर को पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि बाबर के जो भी स्थापत्य हैं वह हिंदू शैली से प्रेरित हैं, हिंदू शैली से यह प्रेरित है। क्लियर? और फिर इस पर किसका प्रभाव पड़ा, बाबर के जो स्थापत्य हैं इस पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो आप कह देंगे कि सर दो लोगों का प्रभाव पड़ा है, ग्वालियर के मान सिंह और दूसरा नाम है विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह, इन दोनों के स्थापत्य से प्रेरणा लिया है किसने, बाबर ने लिया है। अब बाबर का कुछ स्थापत्य हमारे बीच में आता है। एक आता है स्मारक मस्जिद। स्मारक मस्जिद, और जो स्मारक मस्जिद है ये कहाँ पर बनी है, आप कहेंगे पानीपत में है। पानीपत में कहाँ है, आप कहोगे कि सर काबुली बाग में है। एक और इनका स्थापत्य है और वो है, ठीक है, जामी मस्जिद। ठीक है, जामी मस्जिद है, और जो जामी मस्जिद है यह संभल में है। संभल कहाँ है, रोहेलखंड के अंदर है। और वैसे एक विवादास्पद मस्जिद भी है और वो है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद, और इसकी लोकेशन थी अयोध्या में। लेकिन हमको याद रखना है कि यह मस्जिद कंट्रोवर्शियल मस्जिद है और इसका जो डिजाइनर है या स्थापत्यकार है, ये स्थापत्यकार कौन है, आप कहोगे कि सर वो है मीर तकी मीर। अयोध्या की जो मस्जिद है उसके ये स्थापत्यकार हैं। अब देखिए हमारे सामने जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा कि जो बाबर के बेटे हैं हुमायूं,
इनका क्या स्थापत्य है, तो हमको हेडिंग डाल देनी चाहिए कि हुमायूं के स्थापत्य क्या है। तो आइए देखते हैं हुमायूं का स्थापत्य। तो हुमायूं का स्थापत्य तो बहुत नहीं है, हाँ एक है, और वो कौन सा है? दीन पनाह। दीन पनाह। अब ये दीन पनाह क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है धर्म का शरण स्थल। ये इसका दीन पनाह का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। लेकिन ये है क्या? आप कहेंगे कि सर नगर है। मतलब आप कह सकते हैं दिल्ली को हुमायूं ने जिस नाम से बसाया है उसका नाम है दीन पनाह। ठीक है। और इसी दीन पनाह में इसकी हुमायूं की लाइब्रेरी थी, और इसी लाइब्रेरी से गिर करके हुमायूं की डेथ भी हुई थी। ठीक है। अब हमको देखना है शेरशाह सूरी का स्थापत्य, सुल्तान शेरशाह सूरी का स्थापत्य। तो अगर हम शेरशाह सूरी के स्थापत्य की बात करें तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली को शेरगढ़ के नाम से विकसित किया था। किस नाम से दिल्ली को विकसित किया है? शेरगढ़ के नाम से विकसित किया है। आज ये नष्ट हो चुका है शेरगढ़, लेकिन फिर भी इसके अवशेष कितने मौजूद हैं? 2 अवशेष आज भी हमें देखने को मिलता है। अब ये कौन कौन से अवशेष हैं? एक तो है खूनी दरवाजा, और दूसरा है लाल दरवाजा। आपको ये चीज़ याद रखना है। यह खूनी दरवाज़ा क्या है? आप कहेंगे कि सर इसी दरवाजे के ठीक सामने कैप्टन हडसन ने हमारे अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा सुल्तान और पोते अबू बकर की हत्या किया था। अब देखिए, इसके अतिरिक्त हमको शेरशाह सूरी के जो स्थापत्य हैं वो जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो शेरशाह सूरी के अगला जो स्थापत्य है वो क्या है? आप कहेंगे किला एक कोहना मस्जिद है। देखिए, किला एक कोहना जो मस्जिद है, इसको आप लिखें पहले, किला ए कोहना मस्जिद। क्लियर ना? अब देखिए, जो किला ये कोहना मस्जिद है ये कहाँ है? आप कहेंगे कि सर ये किला ये कोहना मस्जिद ये पुराने किले में है, दिल्ली के पुराने किले में है। हो गया। अब पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहोगे कि सर ये तो शेरशाह सूरी का है, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने दीन पनाह को ध्वस्त करने के बाद, ठीक है, दीन पनाह के तमाम बिल्डिंगों को उसने गिरा दिया था, और गिराने के बाद उन्होंने पुराने किले का निर्माण कराया था। और इसी पुराने किले में, ठीक है, क्या है? किला एक कोहना नाम की मस्जिद है। ठीक है, क्या है? ये मस्जिद है। आप इसी चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आप याद रखिएगा, इसी जो किला ये कोहना है मस्जिद है, इसी के ठीक सामने क्या है? शेर मंडल नाम का एक अष्टभुजी शेर
मंडल नाम का क्या है? एक अष्ट भुजी क्या है? आप कहोगे कि सर मंडप है। ठीक है, और ये मंडप 3 मंजिल का है, 3 मंजिल। फिर से आप बात को समझिएगा। देखिए ये किला ये कोना कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ है? पुराने किले में है। पुराने किले का निर्माता कौन है? शेरशाह सूरी है। फिर कह रहा है किला एक कोना के ठीक सामने शेर मंडल है। अब शेर मंडल क्या है? आप कहेंगे कि सर एक मंडप है, और ये मंडप का स्वरूप क्या है? आप कहोगे कि अष्टभुजी है। ठीक है ना, और ये 3 मंजिला है। क्लियर हो गया? अब देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये है कहाँ? आप कहोगे कि सर सासाराम में है। सासाराम में है, मतलब दक्षिण बिहार में सासाराम है। इसी सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, और यह मकबरा हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का एक जीता जागता प्रमाण है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम वास्तुकला, ठीक है, दोनों का यह मिश्रण है। ठीक है, आप कहेंगे बाहर से यह मुस्लिम प्रभाव दिखाता है और अंदर से ये कैसा है? आप कहेंगे कि सर वो हिंदू प्रभाव को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, ये चीज़ आपने जान लिया। ठीक है ना, अब हमको एक चीज़ अगला भी जानना है। ठीक है, कि इस मकबरे की एक और ख़ास विशेषता है। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, इसको बनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो आप दिल्ली सल्तनत का एक जब स्थापत्य पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने आपसे कहा था कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा यह क्या है? झील में बना है, और शेरशाह सूरी का भी जो मकबरा है वह कृत्रिम झील में बना है। ठीक है, तो ये है शेरशाह सूरी के मकबरे की विशेषता। अब आइए हम चलते हैं बादशाह अकबर को, देखते हैं कि अकबर के काल के क्या क्या स्थापत्य निर्मित होते हैं। तो देखिए, जब अगर हम बादशाह अकबर की बात करें तो बादशाह अकबर के काल का जो पहला स्थापत्य है, ठीक है, वो क्या है? आप कहोगे कि सर हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ये जो हुमायूं का मकबरा है इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। पहली चीज़, यह किसके निरीक्षण में बना है? तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम के निरीक्षण में बना है। ठीक है ना, तो बेगम ने बनवाया है। किसके लिए? अपने शौहर के लिए। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? एक बेगम द्वारा अपने हुजूर को या अपने महबूब को दिया गया एक उपहार है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपने जाना। दूसरी बात आप याद रखिएगा, इसकी जो डिजाइनिंग है, खाका है, ठीक है, खाका या मैप, ये किसने निर्मित कराया है? तो आप कहोगे कि सर मिर्ज़ा गियास बेग ने कराया है। मिर्ज़ा गियास बेग ने कराया है। ठीक है, और मिर्ज़ा गियास बेग ने यह प्रेरणा कहाँ से लिया है? आप कहेंगे जो खाका है यह ईरानी है, मतलब विदेशी पुट है इसके अंदर। ठीक है, अब चौथी बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। देखो बच्चों, मुगल लोग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले मैप बनाया और उसके बाद बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया है। मतलब पहले इन्होंने मैप में, मतलब बिल्डिंग को मैप पे बनाया और उसके बाद फिर इन्होंने, ठीक है, व्यवहार में लाया है।
तो ऐसा करने वाले ये लोग पहले लोग हैं। ठीक है, फिर एक बात और आती है कि हुमायूं के मकबरे की प्रेरणा ये कहाँ से ली गई है। ठीक है ना, तो देखिए खाका तो जरूर है ईरानी, लेकिन इसकी जो वास्तविक प्रेरणा ली गई है वो पंचरथ से ली गई है, पंचरथ से ली गई है। क्लियर है। और यह 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, और इससे ऊंचे चबूतरे पर बना है। ठीक है, और इसका जो गुंबद है, गुंबद मकबरे का जो गुंबद है, इसी में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और शेष बिल्डिंग कैसी है? आप कहेंगे कि सर लाल बलुए पत्थर की है। शेष बिल्डिंग वो लाल बलुए पत्थर की है। गुंबद इसका कैसा है? आप कहोगे कि सर वो तो सफ़ेद संगमरमर का है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इस मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। ठीक है ना। अब आपको एक बात और याद रखना है, अकबर के काल का दूसरा स्थापत्य क्या है? तो आप कहेंगे कि 1562 में जौनपुर के ब्रिज का निर्माण कराया था, मतलब शाही पुल, जो जौनपुर का शाही पुल है। ठीक है, शाही पुल ब्रिज कहाँ का? जौनपुर का। ठीक है, किसकी डिजाइनिंग है? आप कहेंगे बाबर के शिल्पी मीर तकी मीर की ही डिजाइनिंग है, मतलब जिसने अयोध्या की मस्जिद को डिजाइन किया था उसी ने इसे भी डिजाइन किया है। फिर और क्या है? आगरा का किला। आगरा का जो किला है, इसका स्थापत्यकार कौन है? आप कहेंगे कि सर वास्तुकार है इसका कासिम खां। ये आगरा के किले के वास्तुकार हैं कासिम खां। ठीक है ना। अब हमको याद रखना है, इसमें 2 दरवाजे लगे हैं। दरवाजे इसमें कौन है? 2 लगे हैं दरवाजे। एक दरवाजे को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, दिल्ली दरवाजा। और जो दूसरा दरवाजा है उसे क्या कहा जाता है? अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, अमर सिंह दरवाजा। क्लियर। और बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार जान लें कि अकबर लाल बलुए पत्थर से ही अपने स्थापत्य का निर्माण करवाता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आगरा के किले में एक और बिल्डिंग है, और वो है जहांगीरी महल। आगरा के किले में एक और स्थापत्य है जिसे हम लोग कहते हैं जहांगीरी महल। ठीक है, जहांगीरी महल। और ये जो जहांगीरी महल है, इस महल की एक खास बात आपको याद रखनी है। क्या? यह हिंदू शैली का भवन है, ये जहांगीरी महल। ठीक है, किस शैली में बना है? आप कहोगे कि सर जहांगीरी महल यह हिंदू शैली का महल है। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, वो पॉइंट क्या है? तो आप कहिएगा कि यह अकबर के द्वारा निर्मित जितनी भी स्थापत्य हैं उसमें सबसे सुंदर महल है। और इसी जहांगीरी महल के दक्षिण में कोई महल है, तो आप कहेंगे यस सर, वो है अकबरी महल। अकबरी महल है। ठीक है। और अब आप चलेंगे, देखेंगे फतेहपुर सीकरी। आगरा से आप चलें, हट जाएं और आ जाएं आप
फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, ये लिख दिया फतेहपुर सीकरी। अब जो फतेहपुर सीकरी है यह 1572 से लेकर के और 1585 तक यह अकबरी साम्राज्य की राजधानी रही है, या अकबर की राजधानी रही है ये, ठीक है। और ये बेसिकली सीकरी एक गांव था, ठीक है, जिसे हमने आपको बताया पॉलिटिकल मैटर में। यहीं पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे और शेख सलीम चिश्ती की दुआओं से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। तो ऐसी स्थिति में शेख सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए ही इसे राजधानी के रूप में बदला गया था। अब ये जो नाम है फतेहपुर, ये गुजरात विजय के बाद रखा गया था। गुजरात को जीतने के बाद या गुजरात की फतह के बाद, ठीक है, इसका नामकरण हुआ था, फतेहपुर रखा गया था। इसका स्थापत्यकार कौन है फतेहपुर सीकरी का? आप कहोगे कि सर बहाउद्दीन है। बहाउद्दीन यह फतेहपुर सीकरी के स्थापत्यकार हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में इतिहासकार स्मिथ का क्या कहना है। ये स्मिथ क्या कहते हैं? इनका कहना न तो अतीत में ऐसी बिल्डिंग थी, न तो अतीत में ऐसा स्थापत्य था और न भविष्य में होगा, ठीक है। ये स्मिथ का कहना है। अब हमको देखना है कि फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य क्या हैं। तो एक है दीवाने आम। दीवाने आम क्या है? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, यह अकबर का दफ्तर खाना है, दफ्तर खाना है, ठीक है ना। और यही जो दफ्तर खाना है, यहीं पर अकबर मंत्रियों से, अपने मंत्रियों से क्या करता था, ठीक है, विचार विमर्श करता था, ठीक है, मशविरा करता था, ठीक है। अब दीवानी खास देखते हैं। दीवानी खास, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह खास लिखा है, इसका मतलब ये है कि बादशाह अकबर यहाँ पर खास खास लोगों से मिलते थे, ठीक है ना। और यही उनका न्यायालय भी था। क्लियर? फिर आगे हमको जाना है, ठीक है। इस दीवानी खास के उत्तर में, इसके उत्तर में क्या है? आप कहेंगे कोषागार है, कोषागार है, ठीक है ना। कोषागार का मतलब ट्रेजरी है, ठीक है। और पश्चिम में, इसी दीवानी खास के पश्चिम में ज्योतिषियों की बैठक है, ज्योतिषी बैठक है। क्लियर हो गया? अब आप अगली जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? पंचमहल डालिए आप, पंचमहल। तो अकबर के काल का अगला स्थापत्य है पंचमहल। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि पंचमहल मतलब 5 मंजिला है ये, ठीक है। आकार क्या है इसका? आकार क्या है? आप कहेंगे कि सर पिरामिडाकार है, पिरामिडाकार है। किसका? पंचमहल का जो आकार है वो पिरामिड के आकार का है। और इसकी प्रणा कहाँ से ली गई है? तो आप कहोगे कि सर इसकी प्रणा नालंदा महाविहार से ली गई है, ठीक है। अब फिर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, कि इसे बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे जो हरम है, हरम, तो हरम की जो महिलाएं हैं, महिलाएं, तो उन हरम की महिलाओं के मनोरंजन के लिए इसका निर्माण किया गया था। आप कह सकते हैं कि उनको घूमने के लिए, हवाखोरी के लिए इसका निर्माण किया गया था। फिर तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही है। और इसे किसके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो आप कहेंगे फिल सलीमा या रुकैया बेगम के निवास के लिए बनाया गया था।
फिल सलीमा या रुकैया बेगम का यह क्या है, निवास स्थल है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, और इसी बिल्डिंग से या कोठी से भित्ति चित्रकारिता प्रारंभ होती है। ठीक है, और इस भित्ति चित्रकारी को किसने किया है, आप कहेंगे चित्रकार बसवन ने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमको देखना है इसको पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं। पर्सी ब्राउन तुर्की सुल्ताना की कोठी को क्या कहते हैं, ये कहते हैं पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन का कहना है कि यह कलात्मक रत्न है। ठीक है, किसके बारे में कह रहे हैं, तुर्की सुल्ताना की कोठी को कह रहे हैं कि यह कलात्मक रत्न है। ठीक है, अब हमको देखना है खास महल। खास महल, खास महल फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, और यह बादशाह अकबर का क्या है, सैनकक्ष है। आप कहेंगे कि उन्हीं का यह निवास स्थल है। ठीक है, और इसका निर्माण किससे किया गया है, आप कहेंगे कि सर लाल बलुए पत्थर और संगमरमर के संयोग से किया गया है। संगमरमर के मिश्रण से किया गया है या संयोग या मिला करके किया गया है, संयुक्त किया गया है इसका। फिर हमको देखना है जोधाबाई का महल। ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल आप पढ़ने जा रहे हैं, जोधाबाई का महल। तो देखिए जो जोधाबाई का महल है इसके बारे में आप सीखिए पहले। देखिए जो जोधाबाई का महल है यह कितना है, तो आप कहोगे कि सर यह 320 फीट क्या है, 320 फीट यह लंबा है और 215 फीट चौड़ा है। मतलब 320 फीट और ये लंबा है ये, और चौड़ा कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये 215 फीट है, ये चौड़ा है। ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि महल के उत्तर में, मतलब जो महल का उत्तर है, उत्तरी दिशा है, उत्तर में, ठीक है, ग्रीष्म निवास है, ग्रीष्म निवास है। क्लियर ना। और इसी को आप विलास भी कह सकते हैं। एक बिल्डिंग है ये, निवास के स्थान पर विलास भी कर सकते हैं। ठीक है। और दक्षिण में क्या है, आप कहेंगे शरद विलास है। ठीक है। और इसकी दीवारों पर क्या है, आप कहेंगे कि सर प्रकृति और पशु, ठीक है, इनका चित्रांकन भी किया गया है। फिर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, ये अकबर ने निर्मित कराया है जामा मस्जिद का, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है। इसकी प्रेरणा मक्का से ली गई है। कहाँ से ली गई है, मक्का से ली गई है। ठीक है। और यही वह स्थल है जहाँ से बादशाह अकबर 1579 में महजर को पढ़ते हैं और 1582 में वह दीन इलाही की घोषणा करते हैं। ठीक है। फर्गुसन ने इसके बारे में कुछ कहा है। किसने, इतिहासकार फर्गुसन। फर्गुसन क्या कह रहे हैं, फर्गुसन सर, उनका कहना है कि देखिए पत्थर में यह रोमांस है या रोमानी कथा है। पत्थर में रोमानी कथा है क्या, आप कहेंगे जामा मस्जिद। ठीक है। फिर हमको देखना है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी का एक स्थापत्य आप देखेंगे वो है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने। ठीक है।
तो आप याद रखिएगा, कहीं आप पढ़ते होंगे तो लिखा होगा गुजरात विजय, कहीं लिखा होगा असीरगढ़ विजय, कभी लिखा होगा 1572। ठीक है, ये तमाम प्रॉब्लम इसके अंदर आती है इस मैटर में। तो यहाँ आप सावधानी के साथ काम करिए। जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण 1602 में किया गया है। इस और किस विजय के उपलक्ष्य में? असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में। असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। और अब हमको याद रखना होगा कि यह किससे बना है? लाल बलुए पत्थर से बना है। और इस पर, ठीक है, जनता के लिए संदेश भी लिखा है। जनता के लिए संदेश है। क्या संदेश है? कि आप कर्म योगी बनिए। ठीक है, कर्म के पुजारी बनिए। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने इसे किससे बनवाया था? लाल बलुए पत्थर से बनवाया था। लेकिन जहांगीर ने इसमें क्या डाल दिया? सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर मतलब लाल बलुए पत्थर को हटा करके उन्होंने सफ़ेद मरमर या वाइट मार्बल का यूज़ कर दिया है। ठीक है। फिर इसके बाद हमको याद रखना होगा कि अकबर द्वारा निर्मित कुछ किले हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अकबर का जो किला है, एक तो ये देखिए आगरा का किला है। ये 1566 में इन्होंने बनवाया था। फिर इसके बाद इलाहाबाद का किला है। ठीक है। और ये जो किला है यह 1583 में बना है। ठीक है, सभी लाल बलुए पत्थर से। यह 40 स्तंभों पर है और अकबर द्वारा निर्मित किलों में, ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है। कौन सा? आप कहोगे कि सर ये 1583 में। इसमें एक और मैटर छूट गया और वो है अटक का किला। अटक, तो आप याद रखिएगा 1500 अटक का जो किला है ये 1581 में अकबर ने बनवाया था, जब वो उत्तर पश्चिम अभियान पर जा रहे थे। इसके अतिरिक्त लाहौर का किला है और लाहौर का किला अकबर ने 1585 में बनाया था। लेकिन आज ये दोनों किले समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यह मजबूत नहीं बनाए गए थे, जल्दी में बनाए गए थे। ठीक है। अब हमको देखना है अकबर का मकबरा क्या है। तो देखिए, अकबर का मकबरा, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि अकबर का मकबरा लोकेट कहाँ, स्थिति कहाँ है इसकी? तो आप कहोगे कि सर ये सिकंदरा में है। सिकंदरा में है। ठीक है। अब इसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर। देखिए, डिजाइन तो खुद अकबर ने अपने मकबरे का किया है, लेकिन इसे पूर्णता किसने दिया है? जहांगीर ने इसे पूरा कराया है। ठीक है। और इस मकबरे की खास बात है कि इसमें गुंबद ही नहीं है। इसमें गुंबद ही नहीं है। ठीक है। और इस मकबरे की जो 5वीं मंजिल है, मतलब ये 5 मंजिला है, और इस 5वीं मंजिल पर, ठीक है, अगर गुंबद लग गया होता तो फर्गुसन का कहना है, ऐसे लिख लीजिए, फर्गुसन का कहना है कि 5 मंजिली इस मकबरे में, ठीक है, जो 5 मंजिला ये मकबरा है, यदि इसके 5वें मंजिल पर गुंबद बन जाता तो यह ताजमहल के बाद, ठीक है, दूसरी सबसे आकर्षक बिल्डिंग होती। ठीक है। अब इस मकबरे की प्रेरणा किससे ली गई है? तो आप याद रखिएगा कि अकबर राष्ट्रवादी शासक थे। राष्ट्रवादी शासक थे। यही कारण था कि उन्होंने, जो इनका मकबरा है ये भी राष्ट्रवाद को दिखाता है। कैसे? क्योंकि इसमें हिंदू शैली भी है, बौद्ध शैली भी है, जैन शैली भी है और इस्लामिक शैली का भी मिश्रण है इसके अंदर। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं हिंदू है, बौद्ध है, मुस्लिम है, जैन है और एक और है ईसाई है। ईसाई, इतनी शैलियों का मिश्रण, ठीक है, इनके मकबरे में देखने को मिलता है। ठीक है। अब
हम लोग अच्छा ऐसे करिए। अब हम लोग अगली जो बातें करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, जहांगीर की बातें करेंगे कि जहांगीर के क्या क्या स्थापत्य रहे हैं, जहांगीर कालीन स्थापत्य क्या क्या है। उसको पलटिए ना। तो जहांगीर के स्थापत्य में सबसे पहली चीज तो आप याद रखिएगा, जहांगीर का मकबरा ही जहांगीर कालीन स्थापत्य। तो ठीक है, जहांगीर कालीन स्थापत्य। तो देखिए जो जहांगीर कालीन स्थापत्य है उसकी खास बात क्या आप देखेंगे, इनका मकबरा ही मकबरा है नहीं भाई, ठीक है। जो इनका मकबरा है ये कहाँ है, आप कहेंगे कि सर ये लाहौर में है, रावी नदी के तट पर है। हटाइए। अब ये क्या है, रावी नदी के तट पर है और इसका निर्माण किसने किया है, तो आप कहोगे कि बेगम नूरजहां ने कराया है। बेगम नूरजहां को जो पेंशन मिलती थी उसी पेंशन से इन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया था और यह मकबरा दो मकबरों के बीच में है। इस मकबरे की स्थिति अगर आप देखें तो ये लाहौर में रावी नदी के तट पर है, निर्माण नूरजहां ने कराया था और ये नूरजहां और अनारकली, ठीक है, अनारकली के मकबरे के बीच में आता है। कौन सा मकबरा, जहांगीर का मकबरा। और जहांगीर के मकबरे के खास बात आप याद रखिएगा कि इसमें प्रत्येक कोने पर अष्टभुजी मीनारें हैं, ठीक है। प्रत्येक कोने पर क्या है, मतलब 4 मीनारें हैं और इनका स्वरूप क्या है, आप कहेंगे अष्टभुजी। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये मीनारें कितनी ऊंची हैं, आप कहोगे 100 फीट ऊंची हैं। एतमा-उद-दौला का मकबरा, एतमा-उद-दौला का मकबरा, ये इनके फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, मतलब नूरजहां के पिता हैं, ठीक है। और एतमा-उद-दौला का जो मकबरा है ये कहाँ है, आगरा में ही है, ठीक है। तो आप कह दोगे कि इसका निर्माण 1622 में नूरजहां ने करवाया था। क्लियर। और इसी मकबरे में ही एतमा-उद-दौला की पत्नी असवत बेगम का भी मकबरा है, ठीक है। और अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि एतमा-उद-दौला के मकबरे में ही, ठीक है, पित्रा-द्युरा शैली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग हुआ है, पित्रा-द्युरा शैली का प्रयोग है। अब ये पित्रा-द्युरा शैली क्या है, आप कहोगे कि सर सफ़ेद संगमरमर पर जब रंग बिरंगे पत्थरों से, ठीक है, जरी का कार्य किया जाए, फूल पत्तियों का निर्माण किया जाए तो उसे पित्रा-द्युरा कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्थापत्य का स्वर्णयुग। तो स्थापत्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए चले, तो आप हेडिंग डालिए शाहजहां। तो देखिए अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का जो काल है ये स्थापत्य का स्वर्णयुग है। और इस काल में मकराना के सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग होता है, कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, शाहजहां के काल में। क्लियर है। और शाहजहां ने पहली बार जो मकराना के सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया है वो कहाँ किया है? आप कहोगे कि आगरा के दीवाने आम में किया है। दीवाने आम कहाँ है? आगरा में है, आगरा। ठीक है। और यही जो दीवाने आम है यहीं पर, ठीक है, क्या रखा गया था? तो आप कहोगे, ठीक है, कि सर मयूर सिंहासन रखा गया था। मयूर सिंहासन या तख्त ताउस, ये लिखा जा रहा है मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस इसका। तो मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस, इसका जो डिजाइनर है, इसका जो शिल्पी है वह कौन है? आप कहेंगे कि सर गनेरियो हैं, गनेरियो और बनेरियो हैं। और ये बनेरियो, ये दोनों कौन है? आप कहेंगे कि सर सिसिली के, इटली के, ठीक है, दक्षिण इटली का, ठीक है, एक स्थान है सिसिली, और इसी सिसिली के रहने वाले थे गनेरियो और बनेरियो। ठीक है। और अब इनके काल का दूसरा स्थापत्य क्या है? तो आप कहोगे कि जब दीवाने अहम बनाया है तो दीवाने खास भी बनाएंगे। दीवाने खास, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि यह इनके न्यायालय हुआ करते थे और इसमें ये, ठीक है, खास लोगों से मुलाकात करते थे। और यह सफ़ेद संगमरमर की आयताकार इमारत है। कौन? दीवाने खास। ठीक है। फिर आप कहेंगे मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। तो ये मोती मस्जिद कहाँ है? आप कहोगे आगरा में है। ठीक है। लेकिन ये जो मोती मस्जिद आगरा में है, यह आगरा के किले की सबसे अच्छी संरचना है। लेकिन अफसोस कि इस मस्जिद को पूरा करने से पहले ही शाहजहां मर गए थे। तो इस अधूरे कार्य को पूरा किया था किसने? औरंगजेब ने पूरा किया था। ठीक है। मुसम्मन बुर्ज, अगला जो हम लोग करेंगे वो है मुसम्मन बुर्ज। देखिए मुसम्मन बुर्ज, ये जो मुसम्मन बुर्ज है ये कितनी स्टोरी का है? आप कहोगे कि सर ये 6 मंजिला है। मुसम्मन बुर्ज ये 6 मंजिल का है। और इसका निर्माण क्यों किया गया था? सर स्त्रियों को पशु युद्ध दिखाकर मनोरंजन के लिए किया गया था। क्लियर है। अब आप याद रखिएगा, बादशाह जहांगीर यहाँ आ जाएंगे। जहांगीर ने क्या किया था कि मुसम्मन बुर्ज, ठीक है, मतलब मुसम्मन बुर्ज बनने से पहले ही बन चुका था वो। ठीक है। तो मुसम्मन बुर्ज के ठीक सामने जहांगीर द्वारा निर्मित 2 मूर्तियां हैं। एक अमर सिंह की है, दूसरे कर्ण सिंह की है। जयपुर के राजा और राजकुमार, ठीक है, कर्ण सिंह की हैं। और ये दोनों ही मूर्तियां किस पर बैठी हुई हैं? हाथी पर बैठी हुई थी। वो अलग की बात है, ठीक है, कि जब ये बना तो उसके बाद मुसम्मन बुर्ज बन गया। लेकिन जब औरंगजेब आए तो उन्होंने इसे अपमान मानते हुए इसे तोड़वा दिया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि शाहजहां का जो आगरा है, ठीक है, आगरा में जो अन्य स्थापत्य हैं वो देख लेते हैं। आगरा में शाहजहां के अन्य स्थापत्य, तो अगर आप अन्य स्थापत्य की बात करें आगरा के किले में या आगरा में, तो आप कहोगे कि आगरा के किले की बात हम लोग करेंगे। शीश महल है, नगीना मस्जिद है, झरोखा दर्शन है। शीश महल है, नगीना मस्जिद है, झरोखा ए
दर्शन है। झरोखा ये दर्शन का मतलब जानते क्या हुआ? झरोखा ये दर्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर वो प्रतिदिन सुबह आकर के लोगों को दर्शन दिया करते थे। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त और क्या है? अंगूरी बाग है, मच्छी भवन है और नहर वो बहिष्ठ है। अंगूरी बाग, मच्छी बाग, मच्छी भवन है, मच्छी भवन और किले में पानी लाने के लिए नहर ए बहिष्ठ का निर्माण किया गया था। ठीक है, और अब आगरा के किले का एक और बिल्डिंग है जिसे हमने अब तक नहीं बताया था और वो है जामा मस्जिद। और ये जो आगरा के किले के अंदर है ये जामा मस्जिद, और इसका निर्माण जहांआरा बेगम ने कराया था। ठीक है, इसमें लकड़ी और ईंट का संयुक्त प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगरा से दूर चल रहे हैं, लेकिन दूर जाने से पहले ही हमें एक और बिल्डिंग के बारे में जानना है और वो है ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल क्या है? मुमताज की कब्र है। मुमताज और शाहजहां दोनों की संयुक्त कब्र है ये। निर्माण सामग्री क्या है? आप कहोगे कि सर मकराना के बेदाग संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मकराना के बेदाग संगमरमर का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसका ताजमहल का निरीक्षण किसने किया है? किसके निरीक्षण में बना है ये? तो आप कहेंगे इसके निरीक्षक हैं उस्ताद खां। लेकिन इसका जो स्थापत्यकार है वह स्थापत्यकार कौन है? तो आप कहेंगे कि सर अब्दुल हमीद लाहौरी है, अहमद लाहौरी है, अहमद लाहौरी है इसके स्थापत्यकार है। ठीक है, और विशेष हमको जो बात याद रखना है, ठीक है, इसके जितने भी पार्ट हैं उसके लिए विशेष विशेषज्ञ बुलाए गए थे। ठीक है, जैसे ठीक है बुखारा से फूल पत्तियों की खुदाई करने वाले विशेषज्ञ बुलाए गए थे। कहाँ से? बुखारा से। फूल पत्तियों की जो डिजाइनिंग इसमें हुई है वह किसने किया है? बुखारा के शिल्पियों ने किया है। ठीक है, और समरकंद के विशेषज्ञों ने इसके शिखर का निर्माण किया है। क्लियर है ना? और ये भी आप याद रखिएगा कि यह 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। ठीक है, 108 फीट नहीं 187 फीट 187 फीट ऊंचा इसमें गुंबद है। ठीक है, 4 मीनार हैं इसमें, चारों कोने पर 4 मीनार हैं और इसका निर्माण शुरू होता है 1631 में और पूरा होता है 1653 में। क्लियर है? और यहाँ हमको याद रखना होगा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में कहा था कि पत्थरों में जहाँ अश्क टपकता है वही ताजमहल है। मतलब पत्थरों में उन्होंने कहा है कि एक अश्क गिरता है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा था कि काल के गाल पर आंसू की 2 बूंद है। ठीक है, काल के गाल पर आंसू की 2 बूंद। ठीक है, और अब हमको जाना है दिल्ली, तो चलते हैं दिल्ली में। तो ये देखिए जो दिल्ली है इसको शाहजहां ने किस रूप में विकसित किया था? आप कहेंगे कि सर शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद के नाम से विकसित किया है और इसी शाहजहानाबाद में लाल किला है।
और इस लाल किले की डिजाइनिंग हमीद और अहमद नाम के शिल्पियों ने किया है। ठीक है। और इस लाल किले में 2 दरवाजे लगाए गए हैं। एक को कहा जाता है लाहौरी दरवाज़ा और दूसरे को कहा जाता है दिल्ली दरवाज़ा। पंद्रह अगस्त को और 26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति इसी लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करते हैं और राष्ट्र के नाम अपने संबोधन देते हैं। ठीक है। अब इस लाल किले में और दीवाने आम से ही लगा हुआ रंग महल है और ये रंग महल यह निवास के लिए था, हरम की महिलाओं के निवास के लिए था। और इसी रंग महल पर न्याय की तराजू बनाई गई है कि तराजू बनाई गई है। और दीवाने आम और रंग महल के बाद है दीवाने खास। दीवाने खास। और हमको यहाँ पर एक चीज़ लर्न कर लेना है। क्या लर्न करना है? तो आप कह दोगे कि सर ठीक है, इसी दीवाने खास पर अमीर खुसरो की प्रसिद्ध लाइन लिखी है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है। और अब एक बात हमको और याद रखना है कि जब इसने अपनी राजधानी को मतलब शाहजहां ने अपनी जो मुख्यालय है उसे जब आगरा से दिल्ली लाता है तो इसी दीवाने आम में उन्होंने एक काम और कर दिया था। वो क्या रखा था? ये तख्त ताउस को ठीक है आगरा से मंगा करके यहाँ रखा था। ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि इसी में कोहनूर हीरे को भी जोड़ा गया था। ठीक है। क्लियर? इसे चंदोवा भी कहा जाता है। वैसे तख्त ताउस को चंदोवा भी कहा जाता है। ठीक है। और नादिर शाह यहीं से लेकर के इसे कहाँ गए थे? ईरान को गए थे। ठीक है। अब जामा मस्जिद हमको देखना है। जामा मस्जिद, तो ये जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, 1638 में कराया था। ठीक है। क्लियर? और ये बनी कब थी? 1648 में ये बन के तैयार हो गई थी। ठीक है। अब लाल किले में जो अन्य स्थापत्य हैं उसको भी हमें जानना होगा। ठीक है। तो आप याद रखिएगा लाल किले के जो अन्य स्थापत्य हैं उसमें क्या है? मोती महल है। एक तो आपने ये जान लिया मोती महल। दूसरा क्या है? आप कहेंगे हीरा महल है। हीरा महल है। तीसरी चीज़ है नहर वो बहिश्त है। नहर ए बहिश्त मतलब पानी की व्यवस्था करने वाली नहर है। ठीक है। फिर इसके बाद शाहजहां ने कुछ और काम किया था। ठीक है। और वो क्या था? हाँ, लाल किले में ही शीश महल भी है। कश्मीर में भी शाहजहां ने कुछ काम किया था। तो आप कहेंगे कि सर उन्होंने 2 बाग लगाया था। एक शालीमार बाग था, दूसरा निशात बाग। शालीमार बाग और दूसरा है निशात बाग। ठीक है। ये दोनों कहाँ हैं? आप कह दो कि सर ये कश्मीर के अंदर है। ठीक है। क्लियर? अब बात आती है कि औरंगजेब ने, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर औरंगजेब के काल से ही मुगल स्थापत्य कला का पतन भी शुरू हो जाता है। इनकी कोई रुचि नहीं है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए औरंगजेब हमने लिख दिया, पतन यहाँ से शुरू हो रहा है। किसका? मुगल स्थापत्य कला का। औरंगजेब के 2 स्थापत्य हैं। एक है दिल्ली की, इन्होंने मोती मस्जिद के निर्माण को पूरा कराया था। अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया था। फिर इन्होंने लाहौर में एक स्थापत्य बनाया था और वो है बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया है। एक इनके काल का, औरंगजेब के काल का एक स्थापत्य है 1678 में
औरंगजेब की जो बेगम है राबिया, ठीक है, उद दौरानी, इन्हीं का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में है, ठीक है। और इसका निर्माण, इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो आप कह दोगे कि सर औरंगजेब और राबिया के बेटे आजम ने कराया था, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देखा कि हमने मुग़ल स्थापत्य को व्यापकता के साथ आपके बीच में शेयर किया है। अब बात आता है कि जो अन्य या उत्तरवर्ती मुग़ल हैं उनकी कोई देन, तो देखिए उनकी कोई अंतिम देन नहीं है, ठीक है। वो पतन का काल है और वे लोग जो अपने पूर्वज थे उन्हीं पूर्वजों के स्थापत्य पर खाते पीते रहे और चले गए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।